ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, 11 दिसंबर को वो चिर प्रतीक्षित फैसला आया जो सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के विषय पर लिया है। आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के बेसिस पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का एब्रोगेशन किया गया। उस एब्रोगेशन के बाद कश्मीर स्टेट नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी बन गया। 2 यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और जब यह फैसला आया तो उसमें पूरा राष्ट्र सन्न रह गया था। अचानक से फैसला हुआ, एक तरफ खुशी की लहर दौड़ गई, दूसरी तरफ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अल्ट्रा वायरस स्टेप है, और उनमें से कुछ ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास डाल दिया। वर्षों से ये पिटीशन वहाँ पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी तक फैसला नहीं दे सका था। खैर, ऑनरेबल कोर्ट ने अंततः अपना फैसला सुनाया और ये वर्षों से चलने वाली जो अटकलबाजियाँ थी उस पर विराम लग गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि गवर्नमेंट का यह स्टेप अल्ट्रा वायरस नहीं था बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के आधार पर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A का एब्रोगेशन संभव था। लद्दाख या कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया जाना भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और लद्दाख को अलग किया जाना भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। हाँ, तो उसमें स्टेटहुड बहाल करने की भी बात की गई, लेकिन उसकी कोई तिथि नहीं दी गई। एक चीज की तिथि अवश्य दी गई कि 30 सितंबर 2024 तक सरकार को चुनाव कराने चाहिए। तो ये अपने आप में कह सकते एक पॉजिटिव स्टेप है। अब देखिए, जब ये फैसला आया तो आपने बहुत सारे मीडिया की सक्रियता, अब आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, आपने प्रिंट मीडिया की सक्रियता देखी होगी, आपने कई सोर्सेज से पढ़ा भी होगा, और मुझे लगता है पढ़ने से ज़्यादा सुना होगा। तो उसमें अधिकांश समीक्षा हुई है सुप्रीम कोर्ट के उस 5 सदस्यीय बेंच के फैसले का, जिसमें अलग अलग जजेज के विचारों पर चर्चा हुई है, विशेषकर जस्टिस कौल के विचार पर विशेष चर्चा हुई है, या फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर चर्चा हुई है, और इसी के कंटेक्स्ट में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर भी चर्चा हुई है। लेकिन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर जो चर्चा हुई है वो मुझे बहुत अधूरा जैसा लगा, क्योंकि इतिहास के कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हमारे ऑडियंस को नहीं मिल पाता है। एक है कि उस समय की सरकार ने जिन्होंने आर्टिकल 370 को लागू किया, उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई, वो राष्ट्रीय कमजोरी का द्योतक था, या कहीं ना कहीं वो हमारी ऐतिहासिक बाध्यता थी। तो इस विषय में चूंकि अब आज की जो पीढ़ी है वह 7 दशक से आगे बढ़ चुकी है। 7 दशक से पहले जो लोग शासन में थे उन्होंने जो फैसला लिया, उसका जो आज नैरेटिव दिया जाता है वो थोड़ा अलग होता है। तो मैं आप लोगों के कोर्ट में ये पक्ष को रखूंगा और हम दोनों तरह के विचार आपको देंगे, जहां तक संभव हो सके निष्पक्ष रहने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पहले ले चलते हैं, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से फिर हम वर्तमान पर लाएंगे, तो शायद आप इस टॉपिक के साथ ज़्यादा जस्टिस कर पाएंगे। तो चलिए, पहले मैं आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाता हूँ। 3 यहाँ मुख्य मुद्दे को रखा है: ऐतिहासिक बाध्यता, हिस्टोरिकल कंपल्सन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और तीसरा सरकार बनाम संविधान, गवर्नमेंट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमने हिस्टोरिकल कंपल्सन को भी 3 पार्ट में बांटा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर पहला पार्ट है, दूसरा जन आकांक्षा, पॉपुलर एस्पिरेशन, और तीसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबाव, प्रेशर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। यह मैं इसलिए डालना चाहता और यह बातें स्पष्ट करना चाहता क्योंकि जो आर्टिकल 370 है वह किन परिस्थितियों में लाया गया, उसकी ऐतिहासिक बाध्यता क्या थी। क्योंकि ये हिस्टोरिकल कंपल्सन इसलिए समझना आवश्यक है कि आप जानते हो कि एक नैरेटिव है जो लोगों के बीच फैला हुआ है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को माना ही क्यों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए जगह ही क्यों बनाई। उसका आना ही अपने आप में बहुत ही अपशकुन सूचक और एक गलत फैसला था। ये राष्ट्रीय नेतृत्व की कमजोरी थी। तो पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा विकल्प था या नहीं था, या हम उसको कर सकते थे। अब मैंने फिर कहा कि जैसे 5 मेंबर्स के जज ने फैसला लिया कश्मीर के विषय में, तो आप लोग मेरे जज हो और मैं दोनों पक्षों को आपके सामने रखता हूं। आप लोग अपने अपने तरीके से जजमेंट ले लीजिए कि इसमें हम किस
पक्ष को का समर्थन करें और किस पक्ष को स्वीकार करें। हालांकि कंक्लूजन विहीन छोड़ना उचित नहीं है, मैं आपको निष्कर्ष की ओर संकेत दे दूंगा, लेकिन जजमेंट आप ही के हाथ में होगा। चलिए पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल कंपल्सन। हुआ ऐसा कि कश्मीर में जब भारत को आज़ादी मिली तो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा था। तो प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के क्रम में एक बहुत बड़ा स्टेट, जैसे हैदराबाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट था, तो कश्मीर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट था। और केवल वो महत्वपूर्ण ही नहीं था, बल्कि भारत के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे जुड़ा हुआ था, और कश्मीर के भविष्य पर भारत की विदेश नीति टिकी हुई थी, और वैसे कहें तो भारत का मस्तक भी था। तो इसलिए कश्मीर पर ध्यान होना भारतीय हुक्मरान का बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन बदकिस्मती यह थी कि कश्मीर के जो शासक हरि सिंह थे, उनकी निजी महत्वाकांक्षा काफ़ी जग गई थी, और वह इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे को प्ले कर रहे थे और किसी तरह इस विलय को टालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एक जो दूरगामी महत्वाकांक्षा थी वो यही थी कि हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में अपना अस्तित्व बना के रखो। पाकिस्तान ने काफ़ी चालाकी दिखाई। मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में कुछ और खुराफात चल रहा था, और उसमें हुआ ऐसा कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के हुक्मरान ने इनके साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब है कि हमारे आपके बीच कुछ ऊपरी संबंध रहेंगे, हालांकि विलय जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, विलय की दिशा में हम आगे सोच सकते हैं। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, और उन्होंने भारत के सामने भी यह प्रपोजल रखा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि देखिए, अगर कश्मीर के साथ भारत कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो सीधा होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उससे इतर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। बात आई गई। फिर वल्लभ भाई पटेल ने फॉर टाइम बिंग अपना दिमाग वहां से हटा लिया। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनका वो कह सकते हैं एक तरह से होमलैंड था, तो वो कश्मीर को लेकर काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे। और उसी समय कश्मीर में एक बड़ा ही युवा नेता का उद्भव हुआ था, और वो नेहरू का ही एक तरह से माने तो नेहरू का एक बहुत अभिन्न मित्र था, और उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक पार्टी बनाई थी, और उस समय कश्मीर की एक बड़ी जनसंख्या या एक मेजॉरिटी पीपल पर वो अपना प्रभाव क्षेत्र रखते थे। वो कश्मीर को लेकर कुछ समाजवादी रूपांतरण भी चाहते थे। क्विट कश्मीर का नारा भी दिया। हरि सिंह के विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन चला दिया कि भाई कश्मीर को छोड़िए, चूंकि हरि सिंह डोगरा थे और कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, और संजोग ऐसा था कश्मीर में कि वहाँ की जो प्रॉपर्टी का भी बड़ा ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे अधिकांश जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी डोगरा और कश्मीरी ब्राह्मण्स के हाथों में थी, और एक बहुत शार्प इकोनॉमिक इनइक्वलिटी थी। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। हरि सिंह अपने प्रशासन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और लोगों में आर्थिक बेचैनी थी। ऐसे माहौल में शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर मूवमेंट चला दिया, और उन्होंने इस तरह से कश्मीर में उस समय थोड़ी अशांति भी छाई हुई थी। खैर चलिए, ये तो एक बहुत अलग रेफरेंस है, लेकिन हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला के साथ कुछ व्यक्तिगत मित्रता थी, व्यक्तिगत ताल्लुकात थे, दोस्ती थी। तो उन दोनों के बीच अलग खिचड़ी पक रही थी, और कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कश्मीर भारत का अंग हो, और कश्मीर में भी सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जो समाजवादी उद्देश्य के साथ हो, समाजवादी रुझान के अनुकूल हो। और दोनों, शेख अब्दुल्ला से उनका इंटरेस्ट इसलिए भी, रुचि इसलिए भी जुड़ी हुई थी कि शेख अब्दुल्ला का भी समाजवादी रुझान था। तो इन दोनों के बीच एक अच्छी बन रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अचानक 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना, हालांकि कबायली छापामारों के वेश में, कश्मीर पर हमला कर दिया। श्रीनगर खतरे में पड़ गया। अब राजा हरि सिंह भारत सरकार को बार बार गुहार करने लगे कि आप तुरंत हमारी सहायता के लिए सेना भेजिए। वल्लभ भाई पटेल सपोर्टेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह शर्त रख दी कि देखिए, हम उसी शर्त पर आपको सैनिक भेजेंगे, अपनी सैन्य सहायता भेजेंगे, कोई हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करिए। तो हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए, और 26 अक्टूबर 1947 को उस पर हस्ताक्षर हो गया।
अब देखिए आर्टिकल 370 की परिस्थितियां क्यों बन रही थी, तो मैंने आपको यहां पर पहला एग्जाम्पल दिया हिस्टोरिकल कंपल्सन क्या है। तो हिस्टोरिकल कंपल्सन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर। अब देखिए यहां पर कैसे कंपल्सन बना। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो ओरिजिनली हस्ताक्षर हुआ था उसमें यह बात थी कि मुख्य रूप से 3 ही विषय, विदेश, प्रतिरक्षा और संचार, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, इन्हीं 3 विषय कश्मीर अर्पित करेगा इंडियन गवर्नमेंट का और आंतरिक बातों में ऑटोनोमस रहेगा। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी यह बात कर दी गई थी, स्पष्ट कर दी गई थी। उसके बाद 27 को, जैसे पहले तो 24 या 25 को हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा था और 27 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो रिप्लाई दिया इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ से हरि सिंह को, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि देखिए आपने तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया है, लेकिन इस पर पॉपुलर रेफरेंस भी चाहिए होगा और हम बहुत जल्दी पहले जो पाकिस्तान के फ्री बूटर्स हैं, जो पाकिस्तान के सोल्जर्स कश्मीर के लैंड पर हैं, उनको हम हटा देते हैं, उन्हें हम एक्सपेल कर देते हैं और एक्सपेल करने के बाद फिर हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम इस पर पॉपुलर मैंडेट लेना चाहेंगे, पीपल्स रेफरेंस लेना चाहेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इंडिया का तो नेशनल मूवमेंट एक तरह से डेमोक्रेटिक मूवमेंट था और प्रिंसली स्टेट्स के विलय में भी इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा प्रयास यह रहा कि पॉपुलर सपोर्ट या पॉपुलर मैंडेट लिया जाए। अब देखो जूनागढ़ के केस में वही किया इंडियन गवर्नमेंट ने, वहां पर तो बजाबता प्लेबिसाइट करवाया गया। आप हैदराबाद में देखिए जनता का दबाव था कि विलय हो हैदराबाद का, तो इंडिया ने बल प्रयोग तक किया, ऑपरेशन पोलो तक चलाया। तो कश्मीर वाले मुद्दे पर भी इंडियन गवर्नमेंट का यह स्टैंड था कि हम कहीं ना कहीं पॉपुलर रेफरेंस लेंगे। तो ये तो माउंटबेटन इंडियन गवर्नमेंट के साइड से खुद वादा कर चुका था। अब देखो परिस्थितियां कैसी बन रही है। परिस्थितियां यह बन रही है, पहली परिस्थितियां कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 विषय दिए गए हैं और इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉमिस है कि हम पॉपुलर रेफरेंस लेंगे। खैर 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर हुआ। 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी का पहला बटालियन कश्मीर के लिए उड़ा और तुरंत इमीडिएटली उसने श्रीनगर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और वॉर शुरू हो गया। अब वॉर शुरू हो गया तो जब वो पाकिस्तान की आर्मी ने जिस समय उस पर कश्मीर पर कब्जा किया था, उस समय शुरू में उसका 650 स्क्वायर माइल्स लैंड पर पाकिस्तान का कब्जा था। इंडियन गवर्नमेंट लड़ने लगी। इंडियन गवर्नमेंट ने बारामूला के उत्तर तक तो खदेड़ दिया उसको, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उधर वो अपना विस्तार पाकिस्तान करता गया और जब अक्टूबर 1949 तक आप देखोगे कि अक्टूबर 1949 तक जब सीज फायर जब हुआ है दोनों पक्षों में, उस समय तक पाकिस्तान का नियंत्रण लगभग 5100 वर्ग मील यानी 5100 स्क्वायर माइल्स भूमि पर पाकिस्तान का नियंत्रण हो गया और लगभग 2 मिलियन लोग कश्मीर के पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गए, जिसको उसने आजाद कश्मीर नाम दिया और भारत के लिए तो गुलाम कश्मीर है, पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो मैं यहां पर 1-2 बातों की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। पहली बात यह कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी बाध्यता थी कि 3 विषय भारतीय सरकार को सुपुर्द किए गए। दूसरा, इंडिया ने, माउंटबेटन ने इंडिया की तरफ से वायदा किया, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, भारत की सरकार ने इंडिया की ओर से यह वादा किया, माउंटबेटन ने भारत सरकार की ओर से यह वादा किया कि देखिए ऐसा है कि हम पॉपुलर मैंडेट लेंगे और पीपल्स रेफरेंस के बाद ही आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पूरी तरह से मैच्योर माना जाएगा। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट का खुद ही कमिटमेंट था, नंबर 2। इसके अलावा मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि उसमें सही या गलत एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टेप ले लिया था। माउंटबेटन की सलाह पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ का दरवाजा खटखटा दिया। अब यूएनओ ने इंटरवीन कर दिया और भारत के साथ जबरदस्त धोखा हुआ। अब जब इन्होंने कंप्लेंट डाला था यूएनओ में पाकिस्तान का, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया था। इन्होंने कहा था कि भाई देखिए ये पाकिस्तान ने हमारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है। तो उनका जो टाइटल गया था वो कुछ इस तरह का था कि पाकिस्तान ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, मतलब कि पाकिस्तान ने जबरन कश्मीर को ऑक्युपाई कर रखा है। तो यूएनओ को चाहते थे कि यूएनओ इसमें फैसला ले और पाकिस्तान को वहां से निष्कासित करे। अब यूएनओ पर यूएसए का और ब्रिटेन का प्रभाव था और ब्रिटेन और यूएसए के प्रभाव में यूएनओ ने उस टाइटल को ही बदल दिया। उसने दे दिया
इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट इन कश्मीर। अब उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दे दिया, इंडिया के साथ जबरदस्त धोखा था। तो ऐतिहासिक रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस बात की आलोचना होती है कि पंडित नेहरू को यूएनओ में नहीं जाना चाहिए था। कुछ जो हमारे नेशनलिस्ट है उसका मानना है कि अगर पंडित नेहरू नहीं गए होते तो कुछ समय में इंडिया कश्मीर की मिट्टी से पाकिस्तान को खदेड़ दिया होता और पूरा कश्मीर भारत का होता। लेकिन यूएनओ के इंटरवेंशन के कारण बीच में सीज फायर हो गया और 1/3 कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा बनाए रह गया। और इसके लिए कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू दोषी हैं। देखिए, अब आप अगर मुझे कहेंगे और अगर मेरा मत लेना चाहेंगे तो मैं अपनी व्यक्तिगत मान्यता आपको बता रहा हूं, हालांकि बताना नहीं चाहिए खास के आज के माहौल में, कि पंडित नेहरू का यह टैक्टिकल मिस्टेक जरूर हुआ। समथिंग वो आइडियलिस्टिक थे, यूएनओ के पास उनको नहीं जाना चाहिए था जब उनका हाथ ऊपर था। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि अगर वह यूएनओ में नहीं गए होते तो क्या भारत उसी तरह खाली करवा लिया होता जैसा भारत का मानना है या दावा भारतीय राष्ट्रवादी करते हैं। तो यहां पर मेरा अपना तर्क यह है कि भाई जिस समय पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था तो 650 वर्ग मील भूभाग पर उसका कब्जा था और जब सीज फायर हुआ तब तक उसका 5100 वर्ग मील भूभाग पर कब्जा हो गया। तो भूभाग तो बढ़ता ही चला गया, ऐसा आसार तो नहीं दिख रहा है कि सिकुड़ता जा रहा है। दूसरी बात है कि नियर भविष्य में, निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में ये वॉर समाप्त हो जाता, उसकी भी हमें कोई आसार नहीं दिख रहा है। हो सकता था वॉर वर्षों छिड़ जाता और यूएनओ का इंटरवेंशन अगर पंडित नेहरू नहीं भी गए होते तो भी हो जाता। ये कहना तो थोड़ा बरबोलापन होगा कि अगर पंडित नेहरू नहीं गए होते तो 1/3 रीजन आज पाकिस्तान के कब्जे में नहीं होता। लेकिन हाँ, पंडित नेहरू ने जाकर कोई कूटनीतिक बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई। उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर कूटनीतिक रूप से मात खा गए। उन्हें माउंटबेटन के सुझाव को नहीं मानना चाहिए था, टर्न डाउन कर देना चाहिए था। खैर एनीवे, माय पॉइंट इज, तो एक पहलू तो ये हो गया, तो इसको आप पहले हटाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो ये पहलू कहीं ना कहीं अनुच्छेद 370 का आधार बना रहा है, क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भी 3 विषय कहीं चार्ज लिया हुआ है और प्लस आप पॉपुलर मैंडेट की बात कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है, वह आ जाता है कहीं ना कहीं इसमें दूसरा, इसमें हम दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, इंटरनेशनल इंटरवेंशन। इंटरनेशनल इंटरवेंशन का मतलब है हमारा यहाँ इशारा यूएनओ की तरफ है, इंटरनेशनल इंटरवेंशन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का मतलब है कि इसमें यूएनओ की भागीदारी हो गई एंड दैट इज कॉल्ड यूएनओ। तो ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, द थर्ड वन। तो अब अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप जब हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप का मतलब है कि जब यूएनओ ने तो पहले सीज फायर करवा दिया। अब सीज फायर कैसे हुआ, सीज फायर लाइन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, सीज फायर आपको ऐसे हुआ है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यही पॉइंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बन गया और ये कश्मीर एक तरह से प्रैक्टिकली डिवाइड कर गया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, यह हमारा भारतीय हिस्सा है। तो इस तरह से आप जानते हो कि यूएनओ ने सीज फायर करवा दिया। अब सीज फायर करवाने के बाद जो फाइनल वर्डिक्ट यूएनओ का आया, उसमें यूएनओ ने प्रावधान यह लाया कि देखिए ऐसा है कि कश्मीर, यूएनओ का कहना था कि कश्मीर में जनमत संग्रह होगा और जनमत संग्रह के आधार पर निर्णय होगा। अब देखिए फिर दूसरी संभावना बन गई, क्योंकि उस समय हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत ज्यादा नहीं थी। वजह क्या थी? कोल्ड वॉर चल रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ब्रिटेन एक्सप्रेसिवली हमारे प्रति हॉस्टाइल था, क्योंकि उनका प्रो पाकिस्तानी अप्रोच था और सोवियत रूस हमारे मित्र के रूप में उस समय खड़ा नहीं हुआ था। मतलब कि हम फ्रेंडलेस थे। हाँ, नॉन अलाइन मूवमेंट का हम लीड
अभी नॉन अलाइन मूवमेंट एज सच स्टार्ट नहीं हुआ था, स्टार्ट तो औपचारिक रूप में 1961 में होगा। थर्ड वर्ल्ड में हम इज्जत बनाने की कोशिश कर रहे थे एशियो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, हम कंसोलिडेशन बना रहे थे, लेकिन एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में भी कोई खुलकर हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे मन में यह डर बना हुआ था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हमें जनमत संग्रह करना हुआ और उस प्लेबिसाइट में जो वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया, वो हमारे खिलाफ आ गया, तो हमारे लिए फेस सेविंग क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने फुल एंड फाइनल इंटीग्रेशन कश्मीर का इंडिया के साथ कर देते हैं तो हमारा तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। तो यह डर कहीं ना कहीं हमारे मन में बैठा हुआ था, और इस डर की वजह से अगर हमारे नेताओं, हमारे हुक्मरानों ने आर्टिकल 370 के रूप में एक ब्रिज क्रिएट करना चाहा कश्मीर और इंडिया के बीच, तो वह भी एक कारण था, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो दूसरा ये हो गया। अब देखिए इसको तीसरा कर देते हैं, दूसरा के बदले जन आकांक्षा। जन आकांक्षा का मतलब है कि एक बार जब हमने कह दिया कि हम पीपुल्स मैंडेट लेना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा हम जो बार बार यह दावा खुद कर रहे थे कि हम पॉपुलर वर्डिक्ट या हम पॉपुलर मैंडेट चाहते हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों की आकांक्षा जानना भी हमारे लिए आवश्यक था कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। और वैसी स्थिति में मैं आपको बताऊं कि वह अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि हरि सिंह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन होने के बाद कश्मीर की परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल गई कि हम पॉपुलर रेफरेंस की बात उस हॉस्टाइल कंडीशन में सोच भी नहीं सकते थे। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 के तहत हमें एक रास्ता निकाल कर रखना पड़ा कि भविष्य में हम पॉपुलर एस्पिरेशन को भी ख्याल रखेंगे या पॉपुलर रेफरेंस लेंगे। तो उस समय पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे। तो खैर एनीवे, तो ये 3 फैक्टर हुआ। अब इसके बाद एक चौथा फैक्टर, ये तीसरा है, इसको मैं चौथा कर देता हूं। चौथे फैक्टर के रूप में मैं ले रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबाव। अब ये क्या चक्कर है मैं बताता हूं। अब जैसे शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी वह कश्मीर के मेजॉरिटी लोगों की पार्टी थी और कश्मीर के जनमत पर वो नियंत्रण रखती थी। और जब तक हमें पॉपुलर रेफरेंस नहीं मिला था तब तक हमारे लिए सबसे बड़ा बल यह था कि चलो कश्मीर की सबसे पॉपुलर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ खड़ी है। और हम यही बात इतना तक कि शेख अब्दुल्ला हमारे साथ यूएनओ से लेकर हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में खड़े होकर यह कहने के लिए तैयार थे कि कश्मीर की शुरू में, क्योंकि शेख अब्दुल्ला का जो अप्रोच चेंज हुआ है वो बाद में, शुरू में वो ये कहने के लिए तैयार थे हर जगह, हर इस तरह के इंटरनेशनल फोरम में कि कश्मीर के लोग इंडिया के साथ हैं। तो हम और शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि कश्मीर के लोगों को ऑटोनॉमी मिले। अब हम ब्लैकमेल हो रहे थे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का दबाव था, यूएनओ का इंटरवेंशन था, और कहीं ना कहीं हमें पॉपुलर आकांक्षा को भी ध्यान में रखना था। इन सबों के मिले जुले परिणाम था आर्टिकल 370। और जब यह मुद्दा, चूंकि मैं आपको बताऊं कि उसमें से जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान में ओरिजिनली आर्टिकल 3G, आप कहीं पढ़े होंगे कि ये 306 में था और 306 के आधार पर ये 370 बना। तो उसमें जब हमारा संविधान सभा जब इस पर विचार कर रही थी तो शेख अब्दुल्ला ने 12 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा कि जाइए जाकर संविधान सभा में देखिए क्या हो रहा है, कश्मीर के लिए क्या स्पेशल स्टेटस है। तो मैं आपको बताऊं कि उसमें एक थे कृष्णलाल शेट्टी करके नाम है, और कम्युनिस्ट लीडर थे और बड़े दिग्गज लीडर कश्मीर के रहे, जीवन पर्यंत उन्होंने कश्मीर के लिए काम किया, हिंदू लीडर थे और उन्होंने कश्मीर के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ाव रहा। कश्मीर में वो नया कश्मीर मूवमेंट और क्विट कश्मीर मूवमेंट में भी शेख अब्दुल्ला के साथ थे और शेख अब्दुल्ला के राइट हैंड भी रहे हैं बाद में। तो अब ये जब आए ऑब्जर्वेशन में तो कृष्णलाल शेट्टी लिखते हैं कि जब पार्लियामेंट में वोटिंग हुई आर्टिकल 370 पर, बाद में तो बहुत लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसके खिलाफ हो गए, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसके खिलाफ में वोटिंग नहीं की, एक ही वोट खिलाफ में इसका आया था। हाँ, वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर को पसंद नहीं था, वल्लभ भाई पटेल को पसंद नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल तो सरकार में थे, वो नेहरू की बाध्यता, अपनी बाध्यता भी देख रहे थे कि भाई इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का दबाव है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबाव है, कश्मीर की परिस्थितियां अलग है, एक साथ हम कई मोर्चे पर लड़ नहीं सकते। तो
वल्लभ भाई पटेल की दिल से तो इच्छा नहीं थी, लेकिन अंत में उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट में थे वो उस समय, और गवर्नमेंट में जबकि वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे उस समय। आप कह सकते हो कि जिस समय वो प्रोविजन जो 17 अक्टूबर 1949 को जब हमारे संविधान ने इसको अडॉप्ट किया था, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। बाद में उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय, लेकिन नेहरू ने अपनी मिनिस्ट्री में 2 मिनिस्टर्स बाहर से लिए थे जो कांग्रेस के नहीं थे। उन्होंने चाहा था कि हम ब्रॉड बेस्ड अपनी मिनिस्ट्री बनाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो तो अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन से थे, लेकिन फिर भी उनको उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया हुआ था, और उसी तरह से मंत्री का पद उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी दिया हुआ था। तो वो सरकार में ही थे, लेकिन उन्होंने भी पक्ष में ही वोटिंग की थी। एक ही वोट विपक्ष में आया था, वो भी एक कम्युनिस्ट लीडर का था, उनका नाम था हसरत मोहानी। वो भी विपक्ष में वोट देने का अपना वजह अलग थी। तो ऐसा नहीं था कि ऐतिहासिक जैसे ये राष्ट्रीय कमजोरी थी या उस समय के हुक्मरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको उसके लिए 1947 से 49 की परिस्थितियां समझनी पड़ेगी कि आर्टिकल 370 जो लाया गया था किन परिस्थितियों में। अब जब यह लाया गया तो फिर इसमें प्रावधान यह दिया गया कि प्रतिरक्षा, विदेश और संचार, यह 3 विषय पर ही जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जुरिसडिक्शन होगा। बाकी कश्मीर अपने आंतरिक मामले में ऑटोनोमस होगा, कश्मीर का अपना अलग झंडा होगा, कश्मीर का अपना अलग संविधान होगा, उसकी अलग संविधान सभा संविधान बनाएगी। संविधान सभा का गठन भी हुआ, और संविधान सभा ने कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को और भारत के साथ अपने विलय को मंजूरी दी, और यह भी कहा कि यह विलय इरिवोकेबल है। इरिवोकेबल है का मतलब है कि इसको बदला नहीं जा सकता, एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन यही 3 विषय है, और आंतरिक मामले में वो स्वतंत्र है। आंतरिक मामले में वो स्वायत्त है, नॉट स्वतंत्र, स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, सॉवरेन नहीं है, ऑटोनोमस है। तो खैर एनीवे ये प्रोविजन हुआ। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं, लेकिन हां एक उसमें ग्रे एरिया बनाकर रखा गया, वह है कि यह जो प्रोविजन है वो टेम्पररी है, और फिर प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से इसके विषय में फैसला लिया जा सकता है, और यूनियन गवर्नमेंट के नए नए कानून या नए नए प्रोविजंस कश्मीर पर लागू किए जा सकते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के आधार पर। तो ये रास्ता निकाला गया। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो होगा उसको कश्मीर के विधान मंडल से भी मंजूरी मिलनी चाहिए। अब कश्मीर के विधान मंडल से मंजूरी मिलनी चाहिए तो 2 चेक लगाया गया। इंडियन प्रेसिडेंट को पावर तो दिया गया, लेकिन उसमें कश्मीर के विधान मंडल को भी रोल दिया गया कि वो भी उसको मंजूरी दे। तो इस तरह से आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो ये था प्रोविजन, और इस प्रोविजन की परिस्थितियां क्या थी वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें बताना चाहूंगा कि आगे क्या होना है। आगे यह होना है कि जो शेख अब्दुल्ला थे उनकी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच पहले बहुत अच्छी खासी म्यूचुअल ट्रस्ट था, जो ट्रस्ट टूट गया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला का जो व्यवहार है वो धीरे धीरे बहुत ही हॉस्टाइल होने लगा, और वो इंडियन गवर्नमेंट के प्रति ज़्यादा रिकाल्सिट्रेंट होने लगे। वह माने उनका स्वर, विद्रोह का स्वर उभरने लगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि देखिए यह ज्ञानेश कुदेशिया है, काश मैं ये आपको कार्टून दिखा पाता, बड़ा एक इंटरेस्टिंग कार्टून है। ये कार्टून मैं आपको बताता हूं, ये कुछ इंडियन लीडर्स हैं। देखिए ये मैंने कोशिश की कि अगर नेट पर मिल जाएगा तो मैं आपको इस पर दिखा दूंगा, लेकिन मैं नहीं दिखा पा रहा हूं, और यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ। देखो इंडिया का मैप है, उसे कश्मीर को अलग किया हुआ है, और कश्मीर यहाँ पर रखा हुआ है, और इसमें दिया हुआ है कि नेतागण कौन कौन है इसमें। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना आज़ाद हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये सब इंडिया के मैप को उठाकर और शेख अब्दुल्ला को खड़ा दिखाया गया स्टैंडिंग। और किसका है? एक प्रसिद्ध, आपने कार्टूनिस्ट नाम सुना होगा, शंकर। तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर है, उसने एक कार्टून बनाया हुआ है। तो अब इंटरेस्टिंग चीज है कि शेख अब्दुल्ला अकर के उल्टा बगल में खड़े ऐसे, और ये 3 जो वरिष्ठ नेता हैं वो इंडिया का मैप उठाए हुए जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है शंकर्स कार्टून में कि अब्दुल्ला हैज डिक्लेयर्ड दैट कश्मीर विल नॉट मर्ज विथ इंडिया, देन व्हाई नॉट इंडिया मर्ज विथ कश्मीर। शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि भाई कश्मीर इंडिया में मर्ज नहीं करेगा तो इंडिया कश्मीर में क्यों नहीं मर्ज कर जाएगा।
इंडिया तो कश्मीर में मर्ज कर सकता है, ये व्यंग है। तो तब तक शेख अब्दुल्ला के व्यवहार में बहुत चेंज आ चुका था। अंत में क्या हुआ, इसकी अपनी एक लंबी कहानी है, परंतु उतना मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, मैं इसको पासिंग रेफरेंस देकर निकलना चाहूंगा। तो मैं सिर्फ इतना ही आपको बता दूं कि 1953 में यूनियन गवर्नमेंट और शेख अब्दुल्ला की जो सरकार है उनके संबंध काफी बिगड़ने लगे। हाँ, इससे पहले मैं एक उपकथा आपको जरूर बता दूं ताकि आपको पता चले कि अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट है या बीजेपी ने इतना एक्टिवली जो कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A का एब्रोगेशन किया है। हालांकि तब तो 35A नहीं था, 35A जुड़ा है 1954 में, लेकिन 370 को विशेष जो टारगेट बनाया गया था, इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। मैं आपको बताऊं कि ये जो बीजेपी है उसकी पेरेंटल पार्टी हुआ करती थी जनसंघ, और जनसंघ के संस्थापक नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो हुआ ऐसा, जब आर्टिकल 370 जिस समय लागू हुआ तो पार्लियामेंट में जब वोटिंग हुई तब तो उन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग नहीं की, लेकिन आगे चलकर वो खिलाफ हो गए इसके। उन्होंने इसके विरुद्ध प्रचार कार्य शुरू किया 1949 के बाद। उसी समय क्या हुआ कि जम्मू में एक हिंदुओं की पार्टी थी, उसका नाम था प्रजा परिषद। तो जो प्रजा परिषद पार्टी थी उसका नेता थे प्रेमनाथ डोगरा। तो प्रेमनाथ डोगरा उसके नेता थे। तो प्रेमनाथ डोगरा ने एक मूवमेंट चला दिया जम्मू से कश्मीर तक, माने जम्मू में मुख्य रूप से उसका केंद्र था। तो उसमें जो प्रेमनाथ डोगरा है उन्होंने नारा दिया कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो संविधान नहीं चलेगा। तो उनका कहना था कि देखिए, आर्टिकल 370 को आप अविलंब एब्रोगेट करिए, उसको रद्द करिए, और जम्मू और कश्मीर को इंडिया का एकदम बाकी स्टेट्स की तरह से एक सिमेट्रिकल फेडरलिज्म के अंदर ले आइए। तो जब उन्होंने मूवमेंट चलाया तो यहां जो भारत की, उत्तर भारत की या फिर इंडिया की जो बाकी हिंदूवादी पार्टी थी वो भी प्रेमनाथ डोगरा के साथ खड़ी हो गई, जिसमें हिंदू महासभा भी खड़ी हुई थी, जनसंघ खड़ा हुआ, एक रामराज परिषद पार्टी थी वो भी खड़ी हुई। तो इस तरह से हिंदूवादी पार्टी का समर्थन मिलने लगा। इस मुद्दे को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़े सीरियस तौर पर लिया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में घोषणा की कि हम कश्मीर का दौरा करेंगे और कश्मीर में हम एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वहां पर हम एक पद यात्रा शुरू करेंगे। तो जब उन्होंने कश्मीर के लिए पद यात्रा का ऐलान किया, यह घटना है मई की, 12 मई के करीब, तो शेख अब्दुल्ला की जो सरकार थी उसने काउंटर घोषणा कर दी कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में आते हैं तो उनको अविलंब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रुके, वो कश्मीर की यात्रा उन्होंने की। जब उन्होंने पद यात्रा शुरू की तो ये घटना मई 1953 की है। तो शेख अब्दुल्ला ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया। अब कुछ सप्ताह वो जेल में रहे। जेल में ही वो बीमार पड़े, बस एक माइनर कोई बीमारी थी, कोई सर्दी खांसी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। तो उनको श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, और जब श्रीनगर हॉस्पिटल में ही वॉज सेंट टू श्रीनगर हॉस्पिटल, सो देयर ही फेल्ट एंड देयर ही फेस्ड अ मैसिव हार्ट अटैक। अब क्या विडंबना उनकी थी कि वहां पर एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गया उनका। डेथ हो गया तो शेख अब्दुल्ला भी तो बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव में आए। उन्होंने तुरंत एक कश्मीरी शॉल में उसके डेड बॉडी को सम्मान पूर्वक लपेट के स्पेशल जहाज से उसको बंगाल भिजवाया। 2 लाख लोग उनके मैयत में प्रकट हुए और बड़ी पॉपुलैरिटी उनको मिली। तो वही जनसंघ का आज मतलब कह सकते हैं शिशु पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी ने बहुत पहले, अभी से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा हुआ था कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करेंगे। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी है मुद्दा इसमें, उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें। तो ये भी एक मुद्दा था। तो खैर एनीवे, लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो आर्टिकल 370 है वो जब 1949, तो 1949 से लेकर और 2019 तक, जब 5 अगस्त 2019 को इसको निरस्त किया गया, इनके बीच इसकी क्या स्थिति थी, इस स्थिति पर भी हमें गौर करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों टाइम के बीच इनकी स्थिति यह थी कि धीरे धीरे इस आर्टिकल को हॉलो आउट किया जा रहा था, उसको छीजा जा रहा था, उसको काटा जा रहा था, उसको कमजोर किया जा रहा था। जैसे आप यही मानिए कि 53 में
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की घटना के बाद एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेख अब्दुल्ला के प्रति दृष्टि वक्र हो गई और शेख अब्दुल्ला के व्यवहार में भी कुछ इसी तरह का परिवर्तन आ गया, उनमें एरोगेंस बढ़ता गया कि अंत में नेहरू ने 1953 में उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ करके जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे, जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसको उन्होंने प्रमोट करके चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट थे, जो प्रो दिल्ली थे। बख्शी गुलाम मोहम्मद एक तरह से शेख अब्दुल्ला से कट के अलग होके बगावत करके वो दिल्ली के पक्ष में उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलाई। तो इसमें इंडिया को एक फायदा भी हो गया कि चीफ मिनिस्टर उनका पक्षधर रहा गुलाम बख्शी दिल्ली के, लेकिन वहीं से कश्मीर और इंडिया के बीच म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट वहीं से शुरू हो गया, पूरे अगर इतिहास में आप देखेंगे तो। उस क्रम में हुआ ऐसा कि पहली बार इस घटना के बाद 53 के बाद 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से कश्मीर में और भी जो यूनियन के सब्जेक्ट्स थे, इंडियन यूनियन के जो सब्जेक्ट थे, वो कश्मीर पर लागू करना शुरू किया, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में तो ये प्रावधान था ही कि वो लागू कर सकता है। और मैं आपको नौबत बताऊं कि 2019 में जब उसको फाइनली निरस्त किया गया, उससे पहले मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लगभग बातें कश्मीर पर लागू कर दी गई थी, लगभग। जैसे आप समझिए कि सेंट्रल जैसे यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट में 97 विषय है, 97 इंट्रीज में 94 कश्मीर पर लागू हो रहा था। टोटल आर्टिकल 395 से 260 आर्टिकल कश्मीर पर लागू हो रहा था। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आप मानकर चलें कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7 शेड्यूल हैं वो कश्मीर पर लागू हो रहे थे। तो इस पर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट शेखर गुप्ता, आपने नाम सुन रखा होगा, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने अपने वार में यह कहा है कि जो कांग्रेस सरकार है वो पहले से एक तरह से हलाल करती हुई आ रही थी आर्टिकल 30 को, और एनडीए ने उसको सीधा झटका दे दिया, यानी बीजेपी ने उसको सीधा झटका दे दिया। तो मतलब ऐसा नहीं था कि इस आर्टिकल को एब्रोगेट करने से पहले वो आर्टिकल ज्यों का त्यों था, उसका अस्तित्व धीरे धीरे वैसे भी समाप्त हो रहा था। तो मतलब यह है कि पहली बात तो अब इतना आप समझ गए होंगे कि ऐसा मान लेना कि आर्टिकल 370 जिन लोगों ने लगाया था वो लोग बहुत कमजोर थे, या वो हमारे राष्ट्र के प्रति बहुत समर्पित नहीं थे, उन्होंने इस तरह का एक गलत समझौता कर लिया। इन बातों पर कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए उस समय की परिस्थितियां क्या थी। और मुझे लगता है कि आप तक मेरा ये जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है और अपील है, वो पहुंच चुका होगा कि भाई पहुंच चुकी होगी कि आखिर परिस्थितियां क्या थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब ये है। अब हम आते हैं 2009 सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो अब जब 5 अगस्त 2019 को एक झटके से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से निर्णय लिया गया और फिर संसद ने, पार्लियामेंट ने उसको मंजूरी दी, तो उसमें निर्णय यह लिया गया कि आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया जाए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो प्रावधान था, और दूसरा कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से सेपरेट करके एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। ये दोनों फैसले लिए गए, संसद ने, इन पार्लियामेंट ने इसको मंजूरी दी, ये लागू हो गया। कश्मीर ने राज्य का दर्जा खो दिया, 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू था, गवर्नर उसके बिहाफ से काम कर रहा था। और फिर कश्मीर में अचानक से उथल पुथल आना शुरू हुआ, एक्स्ट्रा आर्मी को बहाल किया गया, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आया, महीनों इंटरनेट बंद रहा, बहुत तरह के उथल पुथल हुए जिसके आप लोग चश्मदीद गवाह है, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं। अब इसी बीच लोगों ने कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाले कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के इस कदम को अल्ट्रा वायरिस घोषित करके और ये निर्णय को समाप्त कर दे। वर्षों से इंतजार चला रहा था, लोगों में भी आश्चर्य था कि सुप्रीम कोर्ट इतने जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर फैसले में इतना विलंब क्यों कर रहा। अंत में एक चिर प्रतीक्षित फैसला 11 दिसंबर 2023 को आ चुका। आया, पूरे राष्ट्र की नजर थी,
राष्ट्र की क्या कह सकते हो, दुनिया की भी नज़र होगी। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वह यह था कि जो गवर्नमेंट का कदम था कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया। लद्दाख को भी पृथक और यूनियन टेरिटरी बनाने का वैलिड कर दिया। तो जब यह फैसला आया तो इसमें दो तरह की बातें देखने को मिलती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा होगा तो एक तरफ आपको हिंदी न्यूज़पेपर मिला होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को काफ़ी सराहना हुई कि भाई राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सम्मान मिला, आर्टिकल 370 हट गया, कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात कही कि कश्मीर कभी भी एक सॉवरेन स्टेट नहीं रहा है, वो एक असिमेट्रिकल स्टेट है। असिमेट्रिकल स्टेट का मतलब होता है, उसको कहते हैं विषमांगी संघ। विषमांगी संघ का मतलब है कि आप बाकी राज्यों से अगर पृथक कोई इस तरह का आप उसको एक अलग अधिकार या विशेषाधिकार देते हो जो बाकी राज्यों को प्राप्त नहीं है, तो विशेष राज्य बन जाता है। और फिर जो संघीय व्यवस्था होती है उस संघ को हम समांगी संघ नहीं बल्कि विषमांगी संघ का उदाहरण मान लेते हैं। तो इसी आधार पर ऐसा माना गया जो कश्मीर है वो कश्मीर एक समांगी संघ नहीं बल्कि विषमांगी संघ है। तो विषमांगी संघ के रूप में कश्मीर को स्वीकार कर लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन कहा कि वो सॉवरेन नहीं है, उसको कभी भी इंटरनेशनल सॉवरेनिटी नहीं थी। आर्टिकल 370 टेम्पररी था, गवर्नमेंट ने अगर उसको रिमूव किया तो कोई गलत नहीं है। फिर उसने यह भी कहा कि भाई अगर राज्य का विधानमंडल नहीं हो अस्तित्व में या एग्जिस्टिंग या फंक्शनिंग में, तो पार्लियामेंट को यह राइट बन जाता है प्रेसिडेंट रूल के तहत कि वह राज्य के संबंधित किसी भी अस्थायी मसले पर भी कानून बना सकता है। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट ने वही किया जो होना चाहिए। ये फैसला है। अब ये जो फैसला आया इसमें ये लास्ट में डिस्कस करना चाहूंगा सरकार बनाम संविधान। अब आप न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो दो तरह के विचार देखने को मिलते हैं। एक तरह का विचार है जो मानता है कि संवैधानिक दृष्टि से यह वैलिड नहीं है, संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं, और दूसरा आता है कि ये संघीय व्यवस्था पर चोट की, संघीय व्यवस्था पर चोट। तो जो संविधानवादी हैं, जो जूरिस्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और जो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, हालांकि महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान के इंटरप्रिटेशन में एक कह सकते हो कि एक अंतिम राइट माना जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है तो उस निर्णय पर तो प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात जो इसकी जो क्रिटिक हैं उनका एक दो आपत्तियां हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक दृष्टि से इसको हम कैसे उचित माने, क्योंकि संविधान के अनुसार ओरिजिनली जो आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन में पहले तो कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी चाहिए थी, और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर नहीं थी तो कम से कम कश्मीर के विधानमंडल की अनुमति चाहिए थी। लेकिन कश्मीर का विधानमंडल भी नहीं काम कर रहा, उसकी जगह गवर्नर काम कर रहा जो सेंटर का एजेंट है। लेकिन आप कश्मीर के विधानमंडल के अनुमोदन के बिना सिर्फ पार्लियामेंट के अनुमोदन के आधार पर आप यह घोषित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा ऑनरेबल कोर्ट है उसका फैसला यह है कि विधानमंडल का जो अप्रूवल है वह कोई अगर विधानमंडल अस्तित्व में नहीं हो और किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल हो तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो पार्लियामेंट का अप्रूवल एक्सेप्टेबल और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा। तो इस पर कुछ एक जो जूरिस्ट है वो आपत्ति उठा रहे हैं। जैसे मैं सुन रहा था कि राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू ले रहे थे एक प्रसिद्ध जूरिस्ट फली एस नरीमन का, और फली एस नरीमन ने वो कहा कि देखो भाई
क्या मजबूरी थी सरकार की, क्या मजबूरी थी हमारे इस पार्लियामेंट्रियन सिस्टम की, क्या मजबूरी थी एक राष्ट्र की, हम ये कुछ नहीं जानते। हम सिर्फ यही कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनली यह उचित नहीं था। ये नरीमन का विचार है। तो वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं कि देखिए नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ एक आपत्ति उठाई जाती है कि जैसे आपका एक आता है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में क्या है कि आप किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते, उसके भूभाग में परिवर्तन कर सकते, स्टेशन में परिवर्तन कर सकते। लेकिन नॉर्मली क्या हुआ था, अब तक किसी राज्य को, यूनियन टेरिटरी को तो राज्य का दर्जा मिलता रहा, लेकिन किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं दिया गया। इसको लगा गया कि भाई ये एक तरह से बैकवर्ड मूवमेंट है, कि भाई ये पीछे की तरफ मूवमेंट है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि किसी स्थापित राज्य को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, और वो भी आर्टिकल 3 में यह है कि जिस समय अगर किसी राज्य के विषय में आप निर्णय लेते हो और उसके भूभाग के संबंध में निर्णय लेते हो, तो उसके विधानमंडल की मंजूरी चाहिए होती है। मंजूरी का मतलब है उसके विधानमंडल का जो रिकमेंडेशन वो चाहिए होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, देखिए वो कंपल्सरी नहीं है, वो एक तरह से रिकमेंडरी है, लेकिन वह कंपल्सरी नहीं है। वैसा रिकमेंडेशन हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर विधानमंडल नहीं है तो पार्लियामेंट भी ये फैसला ले सकती है। तो इसी पर जो कुछ जूरिस्ट है उनका कहना है कि भाई आर्टिकल 3 का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सम्मान नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग इस बात से डर रहे हैं जो आर्टिकल 3 वाले में, इसमें एक फैसला, जैसे अब मैं आपको उसमें अब जाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है, इसमें बहुत सारे और संवैधानिक मसले हैं, लेकिन उसमें उलझने वाली बात है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बाबूलाल पराटे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे केस 1960 में आया था, 1959 में आया था। तो जो केस आया था उस मुकदमे में कुछ ऐसा था कि उसमें बॉम्बे का राज्य में जो परिवर्तन किया जा रहा था, तो उसमें कुछ फैसला ऐसा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें फैसला कुछ इस तरह का केस में सुप्रीम कोर्ट का हुआ था कि अगर स्टेट विधानमंडल का कंकरेंस नहीं है तो भी यह निर्णय लिया जा सकता है। तो उस समय की परिस्थितियां कुछ अलग थी। उस समय क्या था कि अभी राज्य बस स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन ही हो रहा था, बड़ा बिगनिंग का फेज था। लेकिन अब तो हम लोग 7 डेकेड्स गुजार दिए, संविधान 7 डेकेड से ज़्यादा संविधान के साथ गुजार दिया। हमारे यहाँ एक इस बीच बेसिक स्ट्रक्चर का भी परसेप्शन और कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो अब बाबूलाल पराटी केस के आधार पर इस तरह का फैसला लेना, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि थोड़ा सा जल्दबाजी हुई, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अवहेलना हुई। हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को फॉलो किया गया हो, लेकिन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन एक मोरालिटी होती है, जो प्रोविजन के साथ साथ उसका भी पालन करना होता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके प्रति बहुत ही सजग होता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये जो फैसला है वह कहीं ना कहीं यहाँ पर नेग्लेक्टेड हुआ। तो ये एक विचार है। अब देखिए दूसरा विचार पर आते हैं। दूसरा विचार क्या है कि अब ये आपके सामने मैं रखता हूं। जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ ने एक बात कही, उसने ये कही कि देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वेरी स्ट्रांग मैसेज, एंड मैसेज इज कि नाउ द नेशन, यानी इंडियन नेशन, इज लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, नॉट लुकिंग एट द सॉर्डिड पास्ट ऑफ कश्मीर। अभी जो राष्ट्र है वो कश्मीर के भविष्य की तरफ देख रहा है, वो कश्मीर के अतीत की तरफ नहीं देख रहा। अब मैं आपको बताता हूं, यह ठीक है कि जो हुआ वो लग रहा वेल ऑर्केस्ट्रेट था। पहले प्रेसिडेंट रूल के बाद फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, गवर्नर्स को एक्टिव करना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आना, फिर आर्टिकल 370 समाप्त करना। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये एक वेल प्लान एंड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल है कि यह हुआ, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अवहेलना भी दिखती है। लेकिन अब जो ये फैसला हुआ उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अब सोचिए उस जजमेंट में अगर अल्ट्रा वायडिस इसको करार दे दिया होता गवर्नमेंट के इस फैसले को, तो कितना कॉम्प्लिकेशंस आता। जुडिशियरी डज नॉट फंक्शन इनटू अ वैक्यूम। जुडिशियरी कभी भी वैक्यूम में फंक्शन नहीं करती है। जुडिशियरी का एक वैलिड बेसिस होता है, वो इसी सोसाइटी में रहती है। अब देखिए राम जन्मभूमि वाले फैसले में भी देखिए
मामला इतना बिगड़ चुका था कि जुडिशरी के सामने भी कई बार मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। अगर जुडिशरी ने उस समय अल्ट्रा वायरस कर इसको कर दिया होता गवर्नमेंट के इस स्टेप को, तो जानते हैं क्या होता। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस आता, दूसरा आप देखते एक 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 पॉलिटिकल एनार्की इंडिया में आती, तीसरा एक कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट भी होता, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि धूमिल होती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्प्लिकेशन होता। क्योंकि अभी कश्मीर के मामले में आप देखते हो कि पीओके के मामले में पाकिस्तान एक पार्टी है और लद्दाख के मामले में कहीं ना कहीं चाइना भी पार्टी बना हुआ है। तो हम दूसरा वाला अगर देखते हैं एंगल, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक बाध्यता थी। गवर्नमेंट ने अब डिसीजन लिया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जो भी थोड़ी बहुत अवहेलना हुई हो या जो भी हुआ हो, लेकिन अब स्थिति को फिर रिवर्स करना इससे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा कर सकता था। लेकिन हाँ, थोड़ा हम लोग जस्टिस कॉल की भावना का भी ख्याल करें। जस्टिस कॉल कम से कम एक नॉस्टैल्जिक हो गए और वह कश्मीर के कंप्लीट कल्चर के बारे में उन्होंने ध्यान इंगित किया लोगों का। वो थोड़ा नॉस्टैल्जिया में आए और वो कश्मीर के कंप्लीट कल्चर की बात की। उन्होंने लाल देद को याद किया, उन्होंने ऋषि संप्रदाय के संस्थापक नूरुद्दीन को याद किया, कहा कि देखिए शैव धर्म और सूफी धर्म का वहाँ ऐसा मेल दिखता है, यही कश्मीरियत है जिसमें एक समन्वित संस्कृति रही है। काश कश्मीर में वही समन्वित संस्कृति आ जाए, फिर एक बार वहाँ अमन चैन आ जाए, फिर वहाँ एक बार कश्मीरी ब्राह्मण्स भयमुक्त होकर सांस ले सकें, यह वातावरण कश्मीर में आ जाए। और उन्होंने एक सुझाव दिया कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन उसी तर्ज पर बने जो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने बनाया था, ताकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और व्हाइट के बीच दिलों का मिलन हो। वैसा ही एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन कश्मीर में बनाया जाना चाहिए, यह भी उन्होंने रिकमेंड किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो जस्टिस कॉल ने कहा, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाने चाहिए। तो पहले तो हमें 30 सितंबर तक माहौल बनाना होगा और फिर कश्मीर में स्टेटहुड को भी रिस्टोर करना होगा। सॉलिसिटर जनरल ने ऐसा आश्वासन तो दिया, क्योंकि आप यूनियन टेरिटरी में रख दिए, लेकिन यह तिथि निर्धारित नहीं हुई कब तक, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। लेकिन अगर आप चुनाव कराते हैं, यूनियन टेरिटरी में चुनाव कराते हैं, तो चुनाव का मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर जो एक देशी सरकार है वो वहाँ पर क्षेत्रीय सरकार आ नहीं पाएगी। और अगर आप चुनाव स्टेटहुड बहाल करने के बाद कराते हैं, तो पहले उसके लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वहाँ, ये जाहिर है कि वहाँ पर कोई क्षेत्रीय सरकार स्थापित होगी, और क्षेत्रीय सरकार स्थापित होगी और लॉ एंड ऑर्डर तभी इस्टेब्लिश होगा, सिविलियन गवर्नमेंट तभी फंक्शन करेगी जब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो। इसलिए अब कुछ महीनों में पूरे राष्ट्र को चाहिए कि कश्मीर के इस घाव पर मरहम लगाते हुए वहाँ एक बार फिर सिविलियन गवर्नमेंट की स्थापना के लिए वातावरण तैयार करें। तो मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिया है, जजमेंट में खुद नहीं दे रहा हूँ, निष्कर्ष की तरफ संकेत जरूर कर दिया है। शेष आप लोग जैसा उचित समझिए। इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूँ, एक दूसरे लेक्चर के साथ आगे मिलूंगा। ओके माय स्टूडेंट and viewers, thank you very much. I'll see you.